जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ये लगातार 86वीं वेबिनार है। आप सभी सम्मानीय साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुप्रतीक्षित विषय पर हम बात करना चाह रहे थे। जब भी कहीं पर कोई ऐसा बालक प्राप्त होता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वह किसी प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त है, तो बाल कल्याण समितियों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है उस बच्चे को रिहैबिलिटेशन करने में। उस बच्चे का पुनर्वास किस प्रकार किया जाए, इसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई प्रावधान हमको समझ में नहीं आते हैं। इस विषय की गंभीरता पे बहुत सारे समितियों द्वारा इस पे हमसे चर्चा की गई कि इस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मानसिक स्वास्थ्य केयर, जो इसका एक नियम है। इस नियम की धारा 87 जो है 87 में एडमिशन ऑफ माइनर को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई माइनर होता है तो उसको हम किस प्रकार से उसको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन इसमें यह कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है कि अगर माइनर का कोई केयर टेकर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी चिकित्सालय हैं वो यही कहते हैं कि हम रोगी को एडमिट तो कर लेंगे लेकिन एक केयर टेकर की आवश्यकता है। तो जब तक आप एक केयर टेकर नहीं देते हैं तब तक चिकित्सालय उसको चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराता है। ये एक भारी समस्या है, बड़ी चुनौती है। इसी के अंदर 104 जो है पर्सन्स इन कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी सी चीजें उनके लिए बताई गई है कि राज्य द्वारा चलाई गई अभिरक्षा संस्थान, जिसके अंतर्गत भिक्षु गृह, अनाथालय, महिला संरक्षण गृह और बालक गृह हैं, इनके प्रभारी को यदि प्रतीत होता है कि संस्था का कोई निवासी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है या उसकी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त होने की संभावना है, तो वह ऐसे निवासी को निर्धारण उपचारण के लिए जैसा कि आवश्यक हो सरकार द्वारा चलाए गए वित्त पोषित नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में ले जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि संस्थाओं में भी आज इतनी व्यवस्था नहीं है कि एक बच्चे के लिए कोई संस्था एक अपना केयर टेकर दे दे। कभी हम चाइल्ड लाइन को भेजते हैं, जब हम चाइल्ड लाइन को भेजते हैं 2-4 दिन रहने के बाद वो भी हाथ खड़े कर देता है। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा सड़क पर मिलता है उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या प्रोविजंस है, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय लहरिया। डॉक्टर साहब डीसीएच गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमडी साइकेट्रिस्ट पीजीआई से हैं, अभी वर्तमान में प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में। डॉक्टर साहब के बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होते रहे हैं। आज जो हमारा मेन विषय है वेबिनार का, इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इशू इन चिल्ड्रन एंड देयर रिहेबिलिटेशन। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करके क्या उसका ट्रीटमेंट, संभावित ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर बच्चा अनाथ है, बच्चे का कोई नहीं है, तो उसके साथ क्या प्रोविजंस हैं, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजय लहरिया को। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौबे जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ इस वेबिनार में इनवाइट किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है जी। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। पूरे देश से अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। मेरे लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। जनरली हम लोग कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में सभी डॉक्टर्स होते हैं या सभी अलग प्लेटफॉर्म होता है, और यहाँ सब एक लोग समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन में, उनके ट्रीटमेंट में, उनके किसी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा मेरा आज गला ठीक नहीं है, कल से थोड़ा इल हूँ, लेकिन मैं भी अगर डॉक्टर साहब को कहता कि डिफिकल्टी है तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि एक जो स्पीकर थे वो कोरोना से ग्रसित बताया था सुबह डॉक्टर साहब ने। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम इसको कवर करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि भारत देश में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, यूथ है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। और
5वां इंसान एडोलेसेंट है हमारे देश के अंदर, और हर तीसरा इंसान अंडर 25 है। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बर्थ से लेकर के 25 साल की 24 साल की उम्र हम कहें, ये बहुत ही वल्नरेबल एज होती है एक बच्चे के लिए। एक बच्चे से वो एक अडल्ट बनता है, इंसान, बड़ा इंसान बनता है, जो देश का भविष्य, वो कुछ भी हो सकता है, देश के नेशन बिल्डिंग में वो मदद करता है। तो इस ग्रुप के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ग्रुप इग्नोर रहेगा, इसके लिए कोई कॉन्क्रीट कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई एक्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली लोग कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरीके से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक मल्टी स्पेशलिटी, एक जगह प्रॉपर होना चाहिए कि जहां हम बच्चे को पहुंचा दें तो सारी चीजें उसको वहां मिल जाए, वहां उसे सोशल सर्विस भी मिल जाए, साइकोलॉजिकल सर्विस भी मिल जाए, उसको साइकेट्रिक सर्विस भी मिल जाए, और जो भी मेडिकल सर्विस भी मिल जाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी की आज बहुत जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी भारत में इतने प्रयासों के बाद, चूंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत है, हम 434 मिलियन चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन एडोलेसेंट एज हैं, और लगभग 50 मिलियन बच्चों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या से सफर करते हैं। तो हम इसका प्रेवलेंस हम देख सकते हैं कि 10 से 12% बच्चों में किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन हो, या फिर कोई और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई समस्या हो। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है 2016 की, उसमें बताया कि 7.3% चिल्ड्रन एडोलेसेंट एज ग्रुप 13 से 17, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, करियर, उस समय बच्चों का करियर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी एज में अगर बच्चे मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं तो उनका फ्यूचर, पूरा फ्यूचर आगे का अफेक्ट हो सकता है, चाहे वो मानसिक रोग हो, या कोई डिसेबिलिटी हो, या कोई और समस्या हो। खासकर जो मानसिक रोग हैं वो इसी एज में इवॉल्व होते हैं, 10 साल से लेकर के 18 साल की एज। जब चूंकि अब हमारा टॉपिक आज बच्चों से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं 18 के ऊपर की बात नहीं करूंगा, बट ये एज ऐसी है जहां पर मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल एज ग्रुप, ट्रांजिशन एज होती है, जब बच्चे से एडल्ट के बीच में एक ट्रांजिशन होता है। एडोलेसेंट एज ग्रुप है, हम जानते हैं, बहुत सारी बच्चे का मन थोड़ा सा एडल्ट की तरफ, बहुत सारी फैंटेसी आने लगती हैं उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत सारे अपने थॉट डेवलप होने लगते हैं। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इन लोगों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हम कहते हैं कि मानसिक रोग, जनरल किसी बच्चे को अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है या मानसिक रोग होता है, तो सिर्फ बच्चा ही सफर नहीं करता है, पूरी फैमिली सफर करती है। और इसकी डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है कि अगर बच्चा मानसिक रोग से ग्रसित है तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके लिए इकोनॉमिक लॉस तो है ही है, टाइम का लॉस तो है ही है, इसके साथ साथ उन्हें जो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती थी वो भी, क्योंकि अपने बच्चे को लेकर के चूंकि उन्हें इलाज करना है, एक अच्छी जगह पर भी रहना है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। आज साइकेट्रिक फैसिलिटीज है वो सेंट्रलाइज्ड है। आज आपको कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ ढूंढना पड़ेगा तो आपको एक बड़ा शहर सोचना पड़ेगा कि इस शहर में कहाँ मिलेगा। आज आपको जिला स्तर पर कोई भी मानसिक रोग विशेषज्ञ नहीं मिलेगा, या होगा भी तो बहुत रेयर होगा। और जहां बच्चों की बात आती है, बच्चों के लिए साइकेट्रिस्ट, तो आपको मेट्रो सिटीज की तरफ ही जाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर फैसिलिटीज है बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली जो ऑटिज्म, एडीएचडी, इन सब के लिए पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई हो भी जाए तो हर जगह इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हायर सेंटर पर ही अवेलेबल है। तो जब तक हम साइकेट्रिक फैसिलिटी को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, इसको जनरल हेल्थ केयर में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक सबको ये सुविधाएं मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत प्रयासरत है। जिले स्तर पर ही हम लोग डॉक्टर्स को साइकेट्री में ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ बुलाते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए और उनको सही गाइडेंस दे पाए और हमारे तक बच्चों को रेफर किया जा सके। गवर्नमेंट ने
बच्चों के और एडोलेसेंट के मेंटल हेल्थ के लिए काफी सारी स्कीम्स बनाई हैं, कुछ एक्ट भी बनाए हैं, वो मैं आपको इन्यूमरेट करता हूँ। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। हालांकि अब वो डिसॉल्व हो गया है, उसकी जगह पर नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आ गया है। मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, बट इट इज अंडर प्रोसेस। रूलिंग्स आ गई हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसके लिए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन हो रहा है। उसके बाद मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाए जाएंगे संभागीय स्तर पर, और वो जो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड होंगे, बेसिकली उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी इंसान को किस तरीके से ट्रीटमेंट करवाया जाए, मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में ट्रीटमेंट करवाया जाए। बच्चों के लिए भी उसी में प्रावधान है। मैं बाद में अभी सेक्शन 87 की बात करूंगा। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 1995 के अंदर, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे डिसेबल्ड हो गए थे, या कई सारी बच्चों में ऐसी बीमारियां होती हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं जो बच्चों को डिसेबिलिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो ट्रीटेबल नहीं होती हैं। प्योर साइकेट्रिक इलनेस ना कहकर के हमने डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं या मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, बट ओवरऑल दे आर कमिंग अंडर वन अम्ब्रेला, द मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। उसके बाद में नेशनल ट्रस्ट आया, दैट वाज फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। चार जो डिसेबिलिटीज हैं उसको कवर किया गया इस एक्ट के अंदर। और फिर राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड एमएससी एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया। तो हम इसमें क्या क्या प्रोविजन है बच्चों के लिए, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि बच्चों को किस प्रकार की मानसिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि जनरली जब बच्चे हमें मिलते हैं, अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने वॉन्डरिंग बच्चों की बात की जो कि होमलेस है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो वो उनको कई प्रकार की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें यही लगता है कि इनको मानसिक रोग है, कि इनको मेंटल ही ले जाना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मानसिक अस्पताल में सिर्फ ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है जो प्योर साइकोलॉजिकल इलनेसेस है। लेकिन बच्चों में एक बीमारी के साथ में कई बीमारी होती है। सपोज किसी को मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसको कुछ मेंटल इलनेस के लक्षण भी होते हैं। किसी को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो उसमें कुछ मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो ये तो डॉक्टर का काम है, साइकियाट्रिस्ट का काम है पहचानना। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि हर बच्चे की हर बीमारी मानसिक रोग नहीं है। बच्चों में जो इम्पोर्टेंट है जो बीमारियां, उनमें से एक है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, और हम कई जगह पर मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। मेंटल रिटार्डेशन को एक्ट से दूर रखा गया है, मींस एमएससीए एक्ट और मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में मेंटल रिटार्डेशन को छोड़ करके बाकी मेंटल इलनेसेस का इलाज मेंटल हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें ब्रेन का ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है या कम होता है, जिसकी वजह से बच्चा वो सारे वो सारे स्किल्स अचीव नहीं कर पाता है जो उसको एडल्ट लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए चाहिए। उसका इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता है, उसको रीजनिंग कैलकुलेशन पावर नहीं आती है, उसकी अडेप्टिव बिहेवियर अफेक्ट होता है, सोशल स्किल्स अफेक्ट होती हैं। तो ग्लोबल इम्पेयरमेंट है बेसिकली। ऐसी कंडीशन में मैं 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा पॉज चाहता हूँ, जी जी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बिकॉज मेरा ये जो बैटरी है, मैं ध्यान नहीं रहा, मैं अभी डाउन होने वाला है, बस मुझे जी 30 सेकंड लगेंगे इसमें ना। बाबूजी अब हम हाईवे पे चल। तब तक हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, अगर समय हो कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे जब तक डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। माइक बंद है आपका, माइक बंद है आपका।
मुझे लगता है वो कंटिन्यूटी बिगड़ेगी, इसलिए जी तो बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विषय भी है और एक रिदम भी बिगड़ता है। मैं तो यहीं से सब लोगों के दर्शन कर लेता हूँ। जी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। ओके जी। मेंटल रिटार्डेशन के अलावा जो दूसरी समस्याएं होती हैं उनको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसके अंदर ऑटिज्म है, ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, और एडीएचडी है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स है, एसएलडी है। एसएलडी का मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जिसमें बच्चे को एक स्पेशल एरिया में एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है, उसका इंटेलेक्चुअल नॉर्मल होता है। एक चीज ध्यान रखने की है कि मेंटल रिटार्डेशन में ही बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी अफेक्ट होती है, बाकी सब बीमारियों में बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। एसएलडी में एजुकेशन से रिलेटेड, पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है, अदरवाइज ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड इन स्पीकिंग, ही इज वेरी गुड इन रीजनिंग, लेकिन उसको पर्टिकुलर एरिया में, चाहे मैथमेटिक्स हो या कोई रीडिंग हो, राइटिंग हो, उस एरिया में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसके लिए स्पेशल रिमेडियल एजुकेशन की जरूरत होती है, और कुछ गवर्नमेंट के प्रोविजन भी है जिससे इन बच्चों को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बराबरी पर लाया जा सके। एक और डिसऑर्डर है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि अक्सर बच्चे मिलते हैं जिनमें स्टैटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे के एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे के ब्रेन में कुछ ब्लड या ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये ब्रेन के कुछ एरियाज डेड हो जाते हैं, जिससे बच्चे को डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें स्पास्टिसिटी है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, और कुछ दूसरी साइकोलॉजिकल समस्याएं भी होती हैं। तो इन चीजों को डिफरेंशिएट करना कि किस बीमारी का इलाज कहाँ पर है, डिसेबिलिटी का इलाज या उसका रिहेबिलिटेशन अलग है, और मेंटल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन अलग जगह पर है। जब साइकेट्रिक इलनेस की बात करते हैं हम, प्योर साइकेट्रिक इलनेस की, तो उसमें डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज है, बच्चों में नशे की लत है, और कंडक्ट, इस प्रकार की बीमारियों को हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में लेते हैं। सबसे पहले हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर मेंटल इलनेस के जो एमएससी एक्ट में क्या प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे। डिसेबिलिटी का हम देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट देखें 2019 की, तो उसमें 2.2% लोगों को इंडिया में डिसेबिलिटी डिटेक्ट की गई, उसमें से 10% ऑलमोस्ट बच्चे हैं। डिसेबिलिटी में जैसे हम जानते हैं कि जो न्यू एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें एक टर्म यूज हुआ है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मींस जिस बच्चे को डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होगी ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो कोई भी, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो या कुछ भी हो, वट एवर इट इज, और भी अदर फिजिकल और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंसरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो 40% ज्यादा को बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला गया है, और उसके लिए कुछ एक्ट्स जैसे पीडब्ल्यूडी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी, इनमें बेसिक जो है उसके उनके ट्रीटमेंट, उनका प्रोविजन यह है कि असेसमेंट करना है, सर्टिफाई करना है, और बच्चों को स्पेशल एजुकेशन का प्रोविजन है, जिससे कि ऐसे बच्चों को हम दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में बराबरी पर ला सके। जिन बच्चों के लिए डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो वो क्या करें, बेसिकली जो 40% से ऊपर आ जाते हैं उनको सारे कंसेशन और सारे सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन 40% से नीचे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो उसमें हमें इम्पोर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि इसका 40% से हम अगर इसकी डिसेबिलिटी को 20% भी ला सकें, कम कर सकें, तो एटलीस्ट ये दूसरे जो नॉर्मल बच्चों की मेन स्ट्रीम में आकर के ये बच्चे काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट, एजुकेशन और कुछ बिहेवियर थेरेपीज, मेंटल रिटार्डेशन में हम इतना वर्क नहीं कर सकते, लेकिन बाकी डिसऑर्डर है जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, या दूसरे अदर डिसऑर्डर हैं, उनमें हम बिहेवियर थेरेपी की मदद से बच्चों को नॉर्मल की तरफ लेकर के आ सकते हैं।
सबसे पहले डिसेबिलिटी के लिए जो एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 आया था, उसका जो बेसिक पर्पस था या बेसिक उसके प्रोविजन थे वो थे नॉन डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी की बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। डिसेबिलिटी को अर्ली डिटेक्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। एजुकेशन के लिए प्रोविजन थे। एजुकेशन का प्रोविजन अभी राइट्स ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसके अंदर थोड़ा चेंज हो गया है। एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ग्रीवेंस एंड रिड्रेस, उनकी शिकायत है उनका निवारण होना चाहिए, और बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट, ये सारे प्रोविजन उसमें थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। इसके लिए कुछ सर्वेस किए गए, इन्वेस्टिगेशन किए गए, जिससे डिसेबिलिटी को अर्ली फेज में आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। हर बच्चे की स्क्रीनिंग, 1 साल में स्क्रीनिंग की जाएगी, अवेयरनेस कैंपेनिंग रन की जाएंगी, और प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, मतलब बच्चे के जन्म के समय मदर और चाइल्ड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिससे कि डिसेबिलिटी को रोका जा सके। एजुकेशन में अभी जो न्यू एक्ट है उसके अंदर राइट टू फ्री एजुकेशन पहले भी था पीडब्ल्यूडी में, इसमें भी राइट टू फ्री एजुकेशन है। कोई भी बच्चा 18 साल से लेकर 6 साल से लेकर के 18 साल की उम्र तक अपने नियर बाई स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन का उसको प्रोविजन है। इसके अलावा स्पेशल स्कूल्स हैं डिसेबिलिटी के लिए, वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी डेवलप किए गए, पेरेंट्स ट्रेनिंग भी डेवलप की गई। तो ये सारी चीजें पीडब्ल्यूडी एक्ट में कवर की गई थी। एम्प्लॉयमेंट में 3% वैकेंसीज थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, लेकिन अभी इनको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन एजुकेशन में, किसी भी हायर एजुकेशन में या हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और 5% सीट्स हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिजर्व की गई है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, आरसीआई एक्ट भी आया 1992 में। इसका बेसिक पर्पस था मैन पावर डेवलप करना, इन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, इन बच्चों के एजुकेशन, डिसेबल्ड बच्चों के लिए उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक मैन पावर डेवलप करना और उसका क्वालिटी कंट्रोल करना। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव 4 डिसीज इसमें कवर की गई थी। टू एम्पावर द पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन, autism, cerebral palsy, and multiple disabilities, children with multiple disability, and to provide the support of the person with disability so that they may be able to live, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे कम्युनिटी से दूर न जाएं, लिस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहें, कम्युनिटी के साथ रहें या पेरेंट्स फैमिली के साथ में रहें। और जिन बच्चों जो होमलेस हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, उनके लिए लीगल गार्जियनशिप उनको मिल सके। बेसिकली ये जो लीगल गार्जियनशिप वाला जो पार्ट है वो बेसिकली लोकल लेवल कमेटीज के लिए बनाई गई थी अंडर द कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बेसिकली इसको मॉनिटर करती थी। कई सारे प्रोग्राम्स बेसिकली बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए, कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारी स्कीम्स इसमें रन की गई। साथ में कुछ एसोसिएशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी रजिस्टर किया गया, लोकल लेवल कमेटीज, गार्जियंस अपॉइंट किए गए, और एकोमोडेशन, होम विजिटिंग, केयर गिवर, प्रोग्राम प्रोवाइडर्स, ये प्रोवाइडिंग, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई थी। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिसका प्रोएक्टिव रोल है इसमें, और उसका दूसरे मिनिस्ट्री के साथ में लाइजन करना और उनको जो फैसिलिटीज है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है। इसमें चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी एंड सेंट्रल लेवल एंड स्टेट कमिश्नर एट द स्टेट लेवल इसके इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशल रोल प्ले करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये 3 और मिनिस्ट्रीज हैं जो बेसिकली इन बच्चों के लिए काम करती हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है प्रिवेंटिव मेजर्स, मींस डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना बेसिकली।
अर्ली डिटेक्शन करना, स्क्रीनिंग करना और सर्टिफिकेट इशू करना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का काम है कोऑर्डिनेट करना दूसरी मिनिस्ट्री से, एड्स एंड अप्लायंसेस सप्लाई करना, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, मीन्स अवेयरनेस बढ़ाना सोसाइटी में, और फाइनेंशियल सपोर्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसका काम है वोकेशनल स्कूल डेवलप करना, वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली देना और एम्प्लॉयमेंट, डिसेबल्ड व्यक्तियों को, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम है स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स रन करना और इंटीग्रेटेड स्कूल्स रन करना। इसके अलावा हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड NIMH सब जानते हैं, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। इनका बेसिक जो वर्क है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ऑफ केयर, जो केयर मॉडल है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का उनको उसको डेवलप करना, बेसिकली उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड मॉडल डेवलप करना। ये एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस, कोर्सेज, वर्कशॉप भी करवाते हैं। इनके कुछ रीजनल सेंटर्स भी हैं, वो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में है। बेसिकली इनका पर्पस, इनका जो दे आर कमिटेड टू डेवलप द मॉडल ऑफ केयर। कुछ कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं NIMH के द्वारा, जैसे वर्कशॉप ऑन द बेसिक मेंटल रिटार्डेशन, ओरिएंटेशन कैंप ऑन स्पेशल ओलंपिक्स, वर्कशॉप फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स, वर्कशॉप ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिस्ट के लिए वर्कशॉप है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं हमारे देश में, जहाँ 1985 में उनको लॉन्च किया गया था। बेसिकली उनका पर्पस था कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विस गांव में और शहरों में प्रोवाइड करना। ये बेसिकली डिसेबल्ड पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ थेरेपेटिक सर्विसेज भी देते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट, ये सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स देखते हैं। इसके अलावा रीजनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं, RRTC हम जिसे कहते हैं। दे फंक्शंस अंडर द DRC बेसिकली, एंड दे आर इन द मेजर सिटीज, बेसिकली मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, ये यहाँ पर हैं। एंड दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू विलेज लेवल फंक्शनरीज एंड DRC प्रोफेशनल, जो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च कंडक्ट भी करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल, मैनुअल और एक्चुअल फील्ड यूज मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इनका काम NIMH की तरह ही है, बट बेसिक लेवल पर ये लोग काम करते हैं, जैसे NIMH नेशनल लेवल पर काम करता है। कुछ कंपोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, CRCs भी हैं, जो कि श्रीनगर, लखनऊ, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश, बेंगलोर और गुवाहाटी में सेटअप है इनका। ये दे क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर फॉर द ट्रेनिंग एंड मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि ट्रेनिंग, मैन पावर ट्रेनिंग के लिए। रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड सम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी है। They provide free training and stipend during the training period, and 3% seats in the Industrial Training Institute are reserved for the person with disability. PRC बड़ौदा में जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है बड़ौदा में, वो स्पेशली वुमेन के लिए है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NICDR दिल्ली हम सब जानते हैं। इनका बेसिक एक्टिविटीज है इनकी, वो they provide the information to the disabled person regarding the concession, क्या क्या फैसिलिटीज है, कंसेशन क्या फैसिलिटी है, एंड अदर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स क्या है, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं। कुछ जर्नल भी पब्लिश करते हैं, जैसे इंडियन जर्नल ऑन डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, प्रोग्राम्स एंड कंसेशन टू द डिसेबल्ड पर्सन, NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द डिसेबल्ड। RCI के बारे में हम बात कर चुके हैं। बेसिकली उनका मैन पावर का क्वालिटी कंट्रोल, उनका रिसर्च प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेसिकली रन करते हैं और उनका क्वालिटी का कंट्रोल करते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बेसिकली वो
हेल्थ डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर स्पेशलिस्ट होता है इन द एरिया ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। वो साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है, पीडियाट्रिशियन भी हो सकता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। हम असेसमेंट में क्लिनिकल असेसमेंट के साथ साथ उसका एडेप्टिव बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, आईक्यू करने के बाद में उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। मिनिमम डिग्री डिसेबिलिटी जैसा हम जानते हैं कि 40% होना चाहिए टू सर्टिफाई to make them eligible for any concession or benefits of the government. कंसेशन फैसिलिटीज क्या क्या है, किस किस एरिया में है? एजुकेशन, इकोनॉमिक, जॉब रिजर्वेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, वेलफेयर स्कीम्स एंड ट्रेवल कंसेशन, ये कंसेशन फैसिलिटीज डिसेबल्ड बच्चों को प्रदान की जाती हैं। इसमें एजुकेशन में हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इकोनॉमिक असिस्टेंस में इनको इनकम टैक्स में कुछ रिबेट दी जाती है। जॉब रिजर्वेशन मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में 4% जॉब रिजर्व है। एंड वेलफेयर स्कीम्स, कई वेलफेयर स्कीम जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। और ट्रेवल कंसेशन, रेलवेज में ट्रेवल कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इस सब के लिए ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, CCPD, नियुक्त किया जाता है, जो कि एक वॉच डॉग अथॉरिटी है। उनका काम बेसिकली कोऑर्डिनेट करना है और मॉनिटरिंग करना है। CCPD ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप द मोबाइल ग्रीवेंस सेल, MGC, हम सब जानते हैं इसके बारे में, टू डिलीवर द जस्टिस एट द डोर स्टॉप and minimizing the cost and sensitizing NGO and person with disability about their entitlement. इंटरनेशनल कॉपरेशन भी है। इंडिया वाज द सिग्नेटरी इन द यूनाइटेड कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसी का परिणाम है कि इंडिया में 2 एक्ट राइट बेस्ड आए हैं। एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स ऑफ द पर्सन एंड MHC एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसमें भी जो मानसिक रोगी हैं उनके राइट्स को ही मुख्य रखा गया है। राइट बेस्ड ही एक्ट है पूरा का पूरा। अब हम मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं कि क्या मेंटल इलनेस को किस तरीके से इंडिया में मैनेज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। हालांकि इसमें मेंटल इलनेस में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है। मेंटल हेल्थ पॉलिसी, पहली जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में बनाई गई थी, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014, उसमें कुछ थोड़ा एम्फेसिस बच्चों की मेंटल हेल्थ इश्यूज पर दिया गया था, लेकिन स्पेशली कोई मेंटल हेल्थ पॉलिसी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है। इंडिया में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग बेसिक साइकेट्रिक केयर टू द पॉपुलेशन इन जनरल विदाउट द स्पेशल, बट कोई स्पेशल एम्फेसिस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ नहीं दिया जाता है इन प्रोग्राम्स में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही इंडिया में जो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल्स में डेवलप किया जा रहा है, जहां पर मैन पावर डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया में अभी भी साइकियाट्रिस्ट का जो नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है बहुत कम है। नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्क और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बिग सिटीज में ही अवेलेबल है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को रन करना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। डॉक्टर साहब थोड़ा प्रोसेस पे चर्चा करें, अगर कहीं बच्चा मिलता है। हाँ, बात जी। कर रहे हैं हम उसके ऊपर, जी बात कर रहे हैं।
जानना, हमें बेसिक जानना जरूरी है कि जो मेंटल इलनेस है और हमारे पास क्या सेटअप है, क्योंकि हमें सेटअप पता होगा तभी हम उसको डायरेक्ट कर पाएंगे। जब हम मेंटली एक्सक्लूसिवली मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेंटल हॉस्पिटल्स या मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज सिर्फ बिग सिटीज पर है, मेडिकल कॉलेजेस में है या मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर है, पर अभी इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट गैप बहुत ज्यादा है। आज इंडिया में 100 में से 90 लोगों को किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। और बच्चों के बारे में तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मेंटल हेल्थ गैप हो सकता है, जब एडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी नहीं है। बच्चों के लिए तो कोई स्पेशल मेंटल हेल्थ पॉलिसी या स्कीम है ही नहीं है। और जो बाकी के बच्चे जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं जो अदर, चाहे वो ऑर्फनेज में है, चाहे दूसरे एनजीओ के पास में है या अदर सेंटर्स जो रखते हैं बच्चों को उनके पास में है, उनके मेंटल हेल्थ असेसमेंट के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। वो लोगों को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने बताया कि अगर प्राइमरी आपको मेंटल इलनेस नहीं है, दूसरी डिसेबिलिटी है, तो उसके साथ भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है। नहीं वो हो गया तो उन फाइनल, चीजों पर मोहर लगा दी इसमें। और सब दिन तो लगा 18 तारीख को। अब जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में बात करें, जो अभी 2017 में आया है और 2018 में उसकी रूलिंग आई है, लेकिन अभी इंडिया में पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी कई जगह पर 1987 का ही एक्ट चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी प्रोसेस में है, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है और उसके बाद मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनेंगे। उसके बाद में हमको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमको क्या करना है, एक जनरल पर्सन को, कि कैसे हमें अप्रोच करना है। अभी जो सेक्शन 87 के अंदर जो प्रोविजन है वो इंडिपेंडेंट एडमिशन का प्रोविजन है, जो पहले नहीं था। पहले हम 18 साल से कम के बच्चे को मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में एडमिट नहीं करते थे, लेकिन अभी अगर माइनर है तो उसको इंडिपेंडेंट एडमिशन मींस वॉलंटरी एडमिशन किया जा सकता है उसका। शर्मियाती मेरे ये लेकिन किसने उसके लिए ऑन रिक्वेस्ट रखा है? उसके लिए रिक्वेस्ट या तो पेरेंट्स को करनी होती है या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को करनी होती है या लोकल गार्जियन को करनी होती है। उसके लिए एक फॉर्म डी आता है, वो फॉर्म डी फिल करना होता है। उसके बाद में उसको एग्जामिन किया जाता है मेंटल। आप किसी बच्चे को सपोज कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई गार्जियन नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। गार्जियन तो चाहिए, चाहे वो लोकल गार्जियन होना चाहिए, चाहे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या पेरेंट्स होना चाहिए, कोई तो होना ही चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि जब बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा तो उसके साथ में किसी गार्जियन का, अटेंडेंट का या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। भले ही उसका एडमिशन इंडिपेंडेंट है, जहां पर दूसरे पेशेंट के, एडल्ट पेशेंट के साथ में कोई भी उनका घरवाला नहीं रुकता है। लेकिन तभी ये मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एडमिशन तभी होगा जब ये देख लिया जाएगा कि कम्युनिटी में इसके लिए कहीं और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट, और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में उसका करना, एडमिट करना या इलाज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी उसका लोकल गार्जियन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनेगा तो वो एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे उसके लिए। अगर पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं तो इट्स गुड। अगर पेरेंट्स और रिलेटिव उसकी ड्यूटी नहीं कर सकते या उसके बारे में, उसके इलाज में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड एक लोकल गार्जियन का गठन करेगा। वो लोकल गार्जियन डायरेक्टर हो सकता है और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से, क्योंकि सोशल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे बच्चों की। और इसके अलावा कोई भी बॉन्डरिंग पर्सन है, चाहे बच्चा है या एडल्ट है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो उसको ट्राई करना है कि बच्चा अगर किस वजह से, क्योंकि अनाथ ऐसे मीन्स जो वॉन्डरिंग बच्चे हैं वो अगर मिलते हैं तो सबसे पहले पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस उनको, उनके एड्रेस को, पेरेंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करे। अगर नहीं मिलते हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कोई पर्सन उनके लोकल गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। और अगर जब मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का गठन हो जाएगा तो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को ये पावर रहेगी कि वो
या तो बच्चे के पेरेंट्स मिलते हैं तो इट्स ओके, रिलेटिव है या कोई भी लोकल कोई एनजीओ है या कोई भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव को एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को ट्रीटमेंट में लेके जाना। मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के पास में चूंकि इतना स्टाफ नहीं होता है कि वो स्पेशली एक अटेंडेंट उनको दे पाए, क्योंकि ये नहीं पता हमें कि बच्चा कितने दिन स्टे करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, पर धीरे धीरे आई थिंक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होने जा रहा है। जैसे कि पहले मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर, जब हम एडल्ट्स की बात करें, मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट एक बार आ जाते थे वो लंबे समय तक, सालों तक, हमें ये ध्यान देना है कि मेंटल हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए है, रखने के लिए नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल आज अगर लोकल गार्जियन या कोई नहीं होगा तो ठीक है, आज हम अगर मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट अटेंडेंट प्रोवाइड करके इलाज भी कर देगा, उसके बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को लेनी होगी, या तो उनके पेरेंट्स के पास जाएगा या कोई ऐसा होम हो या ऐसा कोई सेंटर हो जहां बच्चे को रखा जा सके। एडल्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्ग स्टे होम की व्यवस्था की है कि बहुत सारे जो घर वाले हैं वो पेशेंट्स को एक बार एडमिशन के बाद में भूल जाते हैं, ठीक होने के बाद भी उनको नहीं ले जाते हैं, कई बार लेटर भी लिखते हैं, वो नहीं लेके जाते हैं। तब हम क्या करें उसके लिए? हम कब तक उसको हॉस्पिटल में रखेंगे? क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल में रहेंगे तो जो दूसरे हॉस्पिटल के बेड्स तो लिमिटेड है, जो दूसरे नीडी पेशेंट्स हैं वो उनको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्ग स्टे होम का अरेंजमेंट किया है। लॉन्ग स्टे होम बेसिकली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो उनको एस्टेब्लिश करेंगे और उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो उनको बेसिकली घर में या सोसाइटी में मिल सके उनको। तो ये तो एडल्ट के लिए है, मोर और लेस जो एमएससीए एक्ट है वो एडल्ट्स पर लागू होता है। बच्चों के लिए कोई स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोविजन उसमें नहीं है कि बच्चा डिस्चार्ज होने के बाद फिर कहाँ जाएगा। तो एक स्पेशल जरूरत है अभी भी फोकस करने की, एक स्पेशल बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में मेंटल इलनेस बढ़ती जा रही है। आज से 20 साल पहले कोई बच्चों में मानसिक समस्या की बात नहीं करता था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों में मानसिक समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके कई सारे रैपिड ट्रांजिशन सोसाइटी का है, आजकल की लाइफ स्टाइल है, हेल्दी जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेस है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इंसिडेंस प्रेवलेंस मेंटल इलनेस बच्चों में बढ़ता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो एग्जिस्टिंग है ही है इसके अलावा, लेकिन एक्ट में अभी कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया कि बच्चे का कौन ट्रीटमेंट कराएगा, उसके बाद कौन रखेगा। लेकिन हाँ, एडमिशन का प्रोविजन है, आप एडमिशन करा सकते हैं बच्चे का। इसलिए एक स्पेशल जो पॉलिसी है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के लिए, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली नियर फ्यूचर कुछ प्रोविजंस ऐसे आ सकते हैं जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने मरीजों की समस्या सॉल्व की लॉन्ग स्टे होम बना करके, वैसे ही इन बच्चों के लिए भी ये समस्या सॉल्व की जा सकती है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, एक सेक्शन 100 में एक पुलिस के बारे में लिखा हुआ है इस एक्ट में, तो हाँ, ऐसे हाँ। किसी भी थाने में मिलता है तो उसकी देख रेख करेगी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे बच्चे जैसे ही पुलिस को प्राप्त होते हैं तो पुलिस बाल कल्याण समितियों के सामने लाके प्रस्तुत कर देती है। बिल्कुल। और बाल कल्याण समिति के पास फिर उसके बाद अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है सीधे सीधे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा सड़क पर मिलता है तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए? उसको फॉर्म डी भरवा के हमने मेंटल हॉस्पिटल जो हमारे सर पहले सबसे बड़ी बात, मैंने इतनी बड़ी बात इसीलिए की है कि सबसे पहले जानना जरूरी है बच्चा सड़क पर मिलता है तो मेंटली इल है भी या नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, तो उसको जो नियरेस्ट डॉक्टर अगर मेंटली इल है, सपोज पुलिस ने उसको लिया, हाँ, अगर वो हर बच्चा जो भी वॉन्डरिंग मिलता है वो मेंटली इल नहीं हो सकता, है ना। अगर मेंटली इल है, इसका डिसीजन तो डॉक्टर ही करेगा मेंटली इल है या नहीं है। जी। अगर वो बाल कल्याण पुलिस वालों को भी नहीं पता, दे आर नॉट डॉक्टर्स, उन्होंने तो घर ढूंढा मरीज का, बच्चे का घर उनको नहीं मिला, ठीक है, वो अंडर प्रोसेस है, एफआईआर कर दी उन्होंने और पेरेंट्स को ढूंढना की प्रक्रिया जारी है। अब वो आपके पास आ गए बाल कल्याण समिति, ठीक है, तो अब कोई तो अगर बाल कल्याण समिति दूसरे बच्चों को रख रही है तो ऐसे बच्चों को भी रख करके उनको मेडिकल डॉक्टर से
सॉरी साइकेट्रिस्ट के हॉस्पिटल में ला करके एवेल्यूशन करा सकते हैं, क्या बच्चा ये मानसिक रूप से ग्रसित है या नहीं है, क्या जी इसको यहाँ एडमिशन की जरूरत है या नहीं है। जी। अगर जरूरत है तो हम वो प्रोसेस करेंगे, और अगर तो जरूरत नहीं है तो जो अभी प्रोविजन है एग्जिस्टिंग उनके तहत कार्य किया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यहीं से है कि अगर उसको जरूरत है, हाँ डॉक्टर को हमने दिखाया, जैसे मैं भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं, हमारी हाँ सतना की चेयरपर्सन जुड़ी हुई है, उनके पास एक बच्चा मिला, वहां के जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चे को मानसिक इलाज की आवश्यकता है, आप ग्वालियर भेजिए। हाँ हाँ आप ग्वालियर भेजने, ग्वालियर एडमिशन की, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं, तो आई एम हाँ श्योर कि ये समस्या वो भी फेस कर रहे होंगे। तो अगर हमें ये डिसाइड हो ही जाता है कि ये बच्चे को मानसिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया, लोकल साइकेट्रिस्ट ने लिख के दे दिया कि ये बच्चे को आप हाँ बच्चों के, तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ा इस पे बात करना चाहेंगे। सर, उसकी आगे की प्रक्रिया, अगर हम अभी तक हमारे यहाँ 87 का एक्ट चल रहा है, जी हालांकि प्रोसेस में है एमएससी है, हम एमएससी एक्ट की बात करें तो ऐसे बच्चे को मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के पास लेके आया जाएगा। वो इसके लिए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी होगा, वो उसको नियुक्त करेगा। सामाजिक कल्याण विभाग है जो, या सोशल वेलफेयर वाला, उनका कोई प्रतिनिधि आएगा, उसको एडमिशन कराएगा, उनके साथ रहेगा। मेंटल रिव्यू बोर्ड के अंदर जज होंगे, जी तो वो नियुक्त करेंगे कोई लोग, या फिर लोकल गार्जियन करेंगे कोई, या फिर पेरेंट्स, कोई भी तो होगा। ठीक है। तो बच्चे को ऐसे अकेले नहीं स्थिति रखा में जा सकता। सामाजिक कल्याण विभाग से मदद मिल सकती है, सामाजिक न्याय विभाग बिल्कुल से। जी, बिल्कुल, ये एक सोशल हमारे वेलफेयर लिए, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असल में ये। ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छी जानकारी है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उनसे संपर्क करके आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक तो डॉक्टर साहब हमारा ये हालत है बाल कल्याण समितियों की कि इस बारे में, यशवंत जी अपना माइक बंद कर ले प्लीज जी। अभी तक तो बाल कल्याण समितियों की ये स्थिति है, कोई बच्चा आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। इसी हालत से बाल कल्याण समितियां गुजर रही हैं कि ना तो हम बोल पाते हैं और ना चुप रह पाते हैं। तो आपने ये अच्छी बात बताई कि हम सामाजिक न्याय विभाग से ऐसी बातें कर सकते हैं। हम इस बिल्कुल सत्र को जारी रखेंगे। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें, और उसके बाद हम धन्यवाद, आभार प्रकट करने के बाद सत्र को ओपन करेंगे, आपसे सीधे हमारे पार्टिसिपेंट्स बात करेंगे। डॉक्टर साहब सुन पा जी रहे हैं जी? डॉक्टर राघवेंद्र जी जी बिल्कुल जी सुन पा रहा हूँ। जी। इस वेबिनार में जितने लोग भी सम्मिलित हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से डॉक्टर साहब को जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी से हम सब लोगों को आज मैं कहूँ कि युद्ध में हम जब खड़े होते हैं उससे लैस कर दिया है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं हम फेस करते हैं, बट हमें सही प्रक्रिया मालूम ना होने की वजह से हम उनके समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैं पूरा डॉक्टर साहब की चर्चा को सुनने के बाद, मैं अगर अपने एक लेमैन के नाते में अपने निष्कर्ष पर कहूँ तो मुझे यही लगता है कि कानून बहुत हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की, या जो एजेंसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझें, इस बात की है। अगर जो नियम और कानून है अगर उनका ठीक से पालन कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल और सही जब है। कानून बनाए हैं तो स्वाभाविक है कि सरकारों की जिम्मेदारियां भी बनती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, मानता हूं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी से यह काम नहीं होने वाला है। वास्तव में इसमें समाज की सहभागिता जब तक नहीं होगी, जब तक हम कोई बहुत ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। किसी ने बोला ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मैं मरने वाला था। तो वास्तव में अगर हम सोचें कि आज हम टाल दें तो ऐसा नहीं है, हमें इसको फेस करना ही पड़ेगा। और जितना हम इसको फेस करेंगे, जितना हम समस्या की तरफ दौड़ करके जाएंगे उसके समाधान के लिए, उतना शायद हम अपनी जिम्मेदारी से और उन बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे जिसके लिए हम बने हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी समस्या नहीं है, मुझे क्या लेना देना, जिसका काम है वो करेगा। एक दूसरे पर जो डालने का काम होता है ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आप व्यवहारिक रूप से देखिए, आपने सबको अनुभव होगा,
हम बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बच्चों की या बड़ों की किसी की बात कहूं। हमने एक बार एक पुलिस के अधिकारी को पूछा कि आपके थाने के एरिया में अगर कोई ऐसी महिला मिलती है, ऐसी बच्ची मिलती है जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो क्या करते हैं आप? तो उसने कहा साहब ये नियम है, ये कानून है। फाइनली जब बहुत मैंने एक प्रैक्टिकल होकर के उसने कहा, तो बोले साहब ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और अपने थाने के एरिया के बाहर उसको छोड़ देते हैं। वही। तो आप सोचिए कि केवल इतना था कि हमारे दूसरा दूसरा थानेदार क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी में बैठा करके किसी को बोलेगा इसको छोड़ के आओ, और वो कहीं हाईवे पे खड़ा कर देगा उसको। अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी सर समस्या है। ये तो एक, अगर मैं यहाँ की बात कहूँ, ये तो ठीक है, एक थाने के बाहर छोड़ दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं मेंटल हॉस्पिटल के बाहर बैठा जाते हैं, और सर अब मेंटल हॉस्पिटल जिम्मेदार है। कल को मीडिया कहेगा मानसिक आरोग्यशाला के सामने एक मानसिक मरीज पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, अब कैसे प्रोसेस में हम लेंगे उसको? जी बिल्कुल, हमारे मैं लिए भी सहमत हूँ समस्या आ आपसे। जाती है बिल्कुल ना? ठीक है। क्योंकि वो प्रोसेस तो पुलिस के थ्रू ही होनी है। जब भी कोई अननोन पर्सन मिलता है पुलिस को, अगर वो लगता है कि मानसिक कोई, चलिए ठीक है, उसको लगता है कोई भी रोगी है, उसको नहीं पता, ही इज नॉट डॉक्टर, उसको लगता है कोई बीमारी है, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, उसको जिला अस्पताल ले जाया जाए। वहां पर उसको क्या फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, इसमें डिसाइड होगा, वो डॉक्टर वहां डिसाइड करेगा। मैं डॉक्टर क्या सहमत कहता हूँ। है कि इसको मेंटल प्रॉब्लम मैं है। केवल जो बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, समाज के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल, टेक्निकल पॉइंट्स पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो आपने सारे बताए हैं। हम एग्जैक्टली। लोग जो यहाँ बैठे हैं वो वास्तव में कोई बहुत तकनीकी रूप से या कोई बहुत उस पर काम कर पाएंगे, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे तो मुझे संवेदनशीलता के लगता है हम साथ, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर बोलते हैं कि अगर 2 महीने, 4 महीने, साल, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा आपके सामने आया और अगर उसने आपने उसको अपने बच्चे से कंपेयर करके देख लिया कि ऐसा छोटा बच्चा मेरे घर में भी है, आप सोचिए आपका नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल हमें सबसे बड़ी बात है जो टेक्निकल चीजों को सीखने के साथ साथ में हमारा नजरिया कैसे बदले, हम अपने नजरिए को बदलते साथ साथ में समाज के नजरिए को कैसे बदल सकें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बिल्कुल मनुष्य के प्रति संवेदना नहीं होगी, मनुष्य की प्रकृति के प्रति संवेदना नहीं होगी, तो वास्तव में उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। और हम वो लोग हैं जिनको इन सब की रक्षा, सुरक्षा और उसका भार है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले मैं कहूं कि हम इनके मानसिक रूप से जो हमारे समस्याएं हैं बच्चों में, उनसे पहले हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम एक संवेदनशीलता के साथ तैयार हो गए तो मुझे लगता है हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा जैसे बोलते हैं कि जल से अग्नि को शांत करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान से, अपनी समझ से आपने जो हमें जानकारी दी है, इससे पहले हमें अपने आप को उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा, हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। मैं देखता हूं कि इसकी 2 चीजें मुझे ध्यान में आती हैं, समस्याएं हैं। हमें इसके सोर्स पे भी जाना पड़ेगा और फिर हमें इसके बाकी चीजें हम कैसे कर सकते हैं उस पे जाना पड़ेगा। सोर्स पे अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी बीमारियां मानसिक रूप से ऐसी होती हैं कि अगर किसी के घर में एक बच्चा मानसिक रूप से जो सक्षम नहीं, ऐसा बच्चा पैदा होता है, तो बड़ी संभावना होती है उसका दूसरा बच्चा भी वैसा होगा, बड़ी संभावना होती है। ऐसा ही होता है ऐसा नहीं करूं मैं, एक बड़ी संभावना 60-70% होता है कि हो सकता है दूसरा बच्चा भी हो। तो वास्तव में हम वहीं से अगर उसके बारे में कुछ सोचना शुरू कर दें, वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करें, और अगर हमने इस दुनिया से किसी एक अस्वस्थ मानसिक रूप से बच्चा आने वाला था और उसको अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ही कोई किसी तरह के ट्रीटमेंट या कुछ हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो हम समाज को बहुत बड़ी एक दिशा दे सकते हैं। उस पर भी हमारे यहाँ बड़े जो उसके सक्षम लोग हैं वो विचार भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितनी बच्चों में जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो सामान्यतः एक मैं कहूँ कि हर 500 में से एक बच्चा होता है, तो वो मस्तिष्क के अंदर में कोई पानी की मात्रा बढ़ जाती है या पानी आ जाता है, उसकी वजह से होता है। तो हमें एक सोचना पड़ेगा कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, किस तरह की रिसर्च हो, किस तरह से काम किया जाए, इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए। तो मैं अभी तक जितने सारी बातचीत के बाद में यही मानता हूँ कि सरकार और कानून बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता संवेदनशीलता के साथ है। हम CWC JJB के रूप में बैठते हैं, हमारे सामने से केस रोजाना आते हैं, तो हम एक तो ये तरीका है कि हमने उसको टाल के अपने आगे बढ़ा दिया, हमारा काम पूरा हो गया। दूसरा ये है कि हम जिस नेचर की प्रॉब्लम आई थी, उस नेचर की प्रॉब्लम के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करने लगे। तो हम जो CCF के जितने लोग भी बैठे हैं, वास्तव में इसी मानस और मानसिकता के साथ बैठते हैं कि हम उस तरह के नेचर की समस्या को दोबारा से अपने सामने नहीं आने दें।
हम कैसे उसके समाधान में जुट जाएं। और इसका एक सीधा सा मैं कहूँ इसका सबूत या प्रूफ यही है कि हम पिछले लगभग हम 80 सप्ताह से हम लगातार इस वेबिनार को कर रहे हैं। 86 अलग से अलग 86 जी 86वां वेबिनार है हमारा, अलग अलग विषयों पर, और हमने इसके कोई क्रम को तोड़ा नहीं है। लगातार कितनी भी समस्याएं आती रहें, कोई भी कारण हो, होली हो, दिवाली हो, शादी हो, कुछ भी लोगों के यहाँ रहता होगा, लेकिन वेबिनार हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। इसी तरह से इन बच्चों की समस्या का समाधान भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। मुझे लगता है अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो इन समस्या का समाधान हम सबको मिल जाएगा और निकल जाएगा। और हमने अगर रोजाना इसके बारे में विचार करने लगे और हमने किसी एक बच्चे की समस्या का भी समाधान कर दिया, या एक बच्चे को हमने एक बेहतर जिंदगी देने के लिए विचार में सोचा, तो मुझे लगता है हम समाज के लिए बहुत बड़ी एक ताकत होंगे और समाज के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होंगे। आप सबको मैं आज की जानकारी, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, वास्तव में हम जितने भी लोग यहाँ सब बैठे हैं एक अपने आप में एक संस्थान है। जब वो अपने संस्थान में बैठेंगे तो इतने संस्थान इस बात से अवेयर हो गए कि बच्चे की समस्या का समाधान कहाँ है। सरकार, व्यवस्थाएं, शासन, कानून, नियम, इन सब का उपयोग करते हुए संवेदनशीलता के साथ हमें इस बात को करना है। नहीं तो अक्सर कहते हैं कि बादल इतना बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं। माली पूछ रहा है रो रो कर, पानी कहाँ चला जाता है बहकर। तो वास्तव में इतनी सारी बातों के बाद भी अगर हमारे सामने समस्याएं खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत विचारणीय है। लेकिन आज की जानकारी हमारी इस, जैसे मैंने कहा कि जैसे जल को शांत करने के लिए जरूरत होती है अग्नि को शांत करने के लिए जल की, वैसे ही आज आपने जानकारी दी है वो हमारे ज्ञान रूपी जो हमें आपसे प्रसाद मिला है, वो हमारी समस्या को समाधान करने में, उसको शांत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और मैं अपने CCF के सभी मित्रों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जी।